वेलकम बैक नाजरीन, हम एक बार फिर से हाजिर हैं और प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। मैं आज आपकी मुलाकात जिनसे करवाने वाली हूँ वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, इसलिए क्योंकि मैं पर्सनली उनके काम को और उनकी कोशिश को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि आजकल हम इतने मसरूफ़ हैं सब लोग समेत मेरे कि हमारे पास ये टाइम नहीं है कि हम किसी की ज़िंदगी के बारे में सोचें या किसी को कुछ बता सकें, किसी के प्रॉब्लम्स सुन सकें और फिर उनका हल बता सकें। तो ये चीज़ें करना और फिर दूसरों को हौसला देना, वही बात कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास शायद टाइम नहीं है और शायद हमारी ये जो है वो कहते हैं ना कि आपको प्रायोरिटीज़ सेट करनी होती हैं, तो हमारी प्रायोरिटीज़ में कहीं पर ये शायद नहीं आता कि हम किसी दूसरे के गम में अगर कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट हम उसको थोड़ा बकअप कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा हौसला दे सकते हैं अपनी बातों से। और लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो, जैसे अक्सर हम लोग ये बात करते हैं कि सबके लिए सेम नहीं होते और सबके लिए बहुत अच्छे भी नहीं होते। हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रहा होता है जिसके बाद वो डिप्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो डिसअपॉइंट हो जाता है, वो ज़िंदगी से मायूस हो जाता है, वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है और बहुत सारी रीज़न्स उसमें आ जाती हैं। इवन कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये चीज़ भी देखने में आती है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं उस हवाले से। तो ज़िंदगी सबके लिए आसान नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं है, सबके लिए मुश्किलात हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उन हालात में अपने आप को ढालते किस तरह से हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवाना चाहेंगे। मोहम्मद सिब्तैन राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मोटिवेटर हैं, कंसल्टेंट हैं और राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत वेलकम। और पूरी सोसाइटी की तरफ से, सारी ह्यूमैनिटी की तरफ से आपको थैंक यू भी कि आप ये कोशिश करते हैं कि कुछ जो ज़िंदगियां हैं उनको, अगर इंसान प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकता तो अपने अल्फाज से, अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से दूसरों को थोड़ा हौसला दे देता है। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये ख़्याल कैसे आया आज इस मसरूफ़ दुनिया में, इतनी मसरूफियात में, इतनी सारी टेंशन्स खुद की होती हैं, तो ये ख़्याल कैसे आया कि लोगों को मोटिवेट किया जाए ज़िंदगी के हवाले से? इसमें सबसे पहली बात यह है कि देखें, जो मोटिवेशन है वो इट्सेल्फ, मैं अगर उसको डिफ़ाइन करूं तो मैं समझता हूं कि ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व है। अगर ज़िंदगी से मोटिवेशन ख़त्म कर दी जाए तो अब किसी भी फील्ड में है, किसी भी शोबा में है, अगर मोटिवेशन को आप माइनस करेंगे ज़िंदगी से तो ज़िंदगी बड़ी नामुकम्मल सी रह जाती है, अधूरी सी रह जाती है, क्योंकि ज़िंदगी एक्चुअल चल ही मोटिवेशन की बुनियाद पे रही है। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि मैंने ख़ुद रियलाइज़ किया माहौल में कि दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो कि जो कभी मोटिवेट करते ही नहीं हैं, कोई भी बात है उसमें उन्होंने कहना अच्छा वो ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मतलब उसमें डिस्करेज करते हैं। मतलब मैं तो ऐसे लोगों के लिए ये कहती हूँ कि अगर आप किसी को इनकरेज नहीं कर सकते तो आप खामोश रह लें, तो वो बेहतर है। खामोश रह लें। और दूसरा, जब वो अप्रिशिएट नहीं करते, और दूसरे वो लोग हैं कि वो जब अप्रिशिएट करते हैं तो या फिर जब मोटिवेट करते हैं तो मोटिवेशन में वो नॉन रियलिस्टिक लाइफ में, वर्ल्ड में ले जाते हैं। बिल्कुल, वो एक आर्टिफिशियल सा वर्ल्ड और वो फैंटेसीज़ में रहना। मैंने बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स को जब सुना तो मुझमें उनमें ये दूसरे वाली जो बात थी वो नज़र आई कि नॉन रियलिस्टिक अप्रोच, बाज़ का फैंटेसी में ले जाना जिसका ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ एहसास हुआ कि मोटिवेशन देनी चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक बेसिस पे और ग्राउंड रियलिटीज़ पे रहते हुए देनी चाहिए। तो चूँकि मैं एक मुकर्रर भी था, अच्छा मुकर्रर था, कॉलेज लाइफ से हमेशा से स्पीचेस की थी, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट बड़ा काम किया था, रिकग्निशन थी। तो देन आई डिसाइडेड टू चूज़ दिस कि मैं लाजमी मोटिवेट करूँ लोगों को और रियलिस्टिक और ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करते हुए लोगों को मोटिवेट करूँ। मेरे साथ ज़िंदगी में ख़ुद एक फ़ेज़ ऐसा आया कि मैं बहुत ज़्यादा शदीद क्राइसिस में चला गया। उन दिनों में जब मतलब इतना जितना कि इंसान एक ज़िंदगी में डिप्रेस्ड हालत में जा सकता है, मैं उधर चला गया। अच्छा। तो उस दौरान में मैंने मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनना शुरू किया। ज़ाते खुद पढ़ता मैं पहले भी था, लेकिन देखने और सुनने का मुझे उस वक्त ज़्यादा इत्तेफाक हुआ, मोबाइल पे, यूट्यूब पे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो मुझे हौसला मिला खुद से। जब मुझे हौसला मिला खुद से तो मैं जब हौसले की वजह से मैं एनर्जेटिक हुआ ज़्यादा, तो फिर मैं उन क्राइसिस से निकलना शुरू हुआ। मैंने बड़ी शिद्दत से ये महसूस किया कि ये कितनी बड़ी नेकी है
कि अगर मेरे जैसा बंदा, मतलब मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं जल्दी पेसिमिस्टिक अप्रोच में नहीं जाता। आई ऑलवेज लाइक टू बी होपफुल। मैं हमेशा पुरुमीद रहता हूँ। मेरे जैसा बंदा एक शदीद क्राइसिस में गया और इतना वो मायूस हो गया, और उसमें फिर मोटिवेशन ने इतना किरदार अदा किया कि दोबारा से वो मायूसी से तो फिर इंसान सोचता है कि यही काम करूँ मैंने सोचा कि अगर मेरी, अल्लाह ताला ने मुझे बोलने की भी सलाहियत दी है, एक अच्छा स्पीकर हूँ, वेल रिकग्निशन भी है सोसाइटी में, अगर मेरी मोटिवेशन की वजह से कभी किसी को, मायूस आदमी को ज़िंदगी मिल गई और वो दोबारा से ज़िंदगी में आ गया, तो एक बंदे को भी अगर मेरी वजह से इस तरह की मोटिवेशन मिले और वो ज़िंदगी में दोबारा आ जाए, मैं समझूंगा मेरा हक, मैंने कामयाब हो गया, मैंने हक अदा कर दिया ज़िंदगी का। तो ये सोच के मुझे अब ये महसूस होता है, अब ये लगता है कि शायद मैं जैसे पैदा ही इस काम के लिए हुआ हूँ, तो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। जहाँ तक बात है मसरूफ़ ज़िंदगी की, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं मेरी, बतौर एडवोकेट बड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना, लेकिन मैंने बताया ना कि जैसे इंसान जब किसी चीज़ को ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल बना लेता है, तो फिर उसके बगैर भी इंसान का गुजारा नहीं होता। तो मेरे साथ इस किस्म का मामला है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे ऐसे लगेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की। अच्छा, वो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपके माइंड में क्लिक कर गई और जिसने आपको डिप्रेशन से बाहर निकाला? मतलब आप अगर क्रेडिट देना चाहें कि आपने ज़िंदगी का नतीजा क्या निकाला, और वो आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है, वो एक फार्मूला क्या है ज़िंदगी गुजारने का कि जिसके तहत आप उस डिप्रेशन से बाहर आ गए और बाकी भी आ सकते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं जिस पॉइंट पे पहुंचा ना, मुझे वो पॉइंट ये था कि इंसान के पास बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में। इंसान कितना भी नाकाम हो जाए फिर भी कुछ ना कुछ होता है उसके पास। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस तरफ नहीं देख रहे होते जो हमारे पास होता है, हमारी नज़र उस तरफ होती है जो हमारे पास नहीं होता। मतलब वो आधा ग्लास जो भरा हुआ है वो हम नहीं देखते, जो खाली है हम वो देखते। जो हमने खो दिया उसकी तरफ हमारी नज़र होती है। मतलब इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस तरह से कि जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर मैं बिल्कुल एम्प्टी हैंडेड हूँ, या मेरे पास जॉब नहीं है, या मेरे पास कुछ भी नहीं है मटेरियलिस्टिक वे में जिसको मैं कह सकूं कि ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है जी। तो फिर भी मैं ये सोचूंगा कि क्या जो मैं पूरे वजूद के साथ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, क्या ये कम है? क्या ये कम है? मैं ये बात कर रहा हूँ, क्या सब लोग इस तरह बात कर सकते हैं? क्या सब लोग इसी तरह से तो तंदुरुस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी के सफ़र को जारी रखे हुए हैं? तो बस ये कोर पॉइंट था जो मुझे समझ आया कि हमेशा उस बात पे फोकस करना है जो आपके पास है। मेरे जहन में आ गया, आपने भी बात की कि क्या ये कम है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे जहन में आ गया कि हर कुछ भी ना हो तो इंसान ये सोचे कि क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इसके अलावा भी तो मेरे ख्याल से आपके पास और फिर कोई चीज़ रह नहीं जाती पीछे। और कुछ रहता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये मैं अपने जो प्रोग्राम देखने वाले हैं मैं उनको भी कहता हूँ कि हमेशा इस बात पे तवज्जो दें कि अल्लाह ने आपको क्या कुछ दिया है। इस बात पे तवज्जो ना दें कि क्या कुछ नहीं दिया। अगर वो नहीं दिया तो उसमें जो हिकमत है वो भी अल्लाह की ज़ात जानती है, वो मैं नहीं जानता। क्योंकि आप ये सोचें ना कि उसके इख्तियार में हर चीज़, आप इंसान हैं, उसने तमाम मखलूक़ात बनाई हैं, वो आपको कोई भी मखलूक बना सकता था। कोई भी, मतलब आप कुछ भी इमेजिन करें ना, आप वर्स्ट से वर्स्ट भी अपने आप को देखें और आप बेहतर से बेहतर भी अपने आप को देखें, तो फिर आपको पता चलता है वाकई कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है जिस पे आपको शुक्र करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी बात है। और फिर एक और चीज़ जो मैं देखता हूँ कि हमारी सोसाइटी में अक्सर लोग, मैं एक बात कहता हूँ कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ताकतों को अंडर एस्टिमेट ना करें। मतलब उसकी क्या एस्टिमेशन लगाएंगे? और जब आप उसको बियॉन्ड द लिमिटेशंस देखेंगे, सोचेंगे, उसके बारे में तसव्वुर करेंगे, तो फिर इंसान को यकीन होगा, एहसास होगा कि अभी भी कोई ताकत ऐसी है जो मुझे इन हालात से निकाल सकती है। मैं कमज़ोर हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार, वो जिस पे मुझे यकीन है, जिसका मेरे साथ एक ताल्लुक़ है, और उसने ख़ुद वो ताल्लुक़ पहले दिन से ये अगर उलमा कहते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत पे जाएं तो सबसे बड़ी ख़ुसूसियत उसका
खालिक होना है, बिल्कुल। उसने तख्लीक किया, और मैं और इंसान वो वाहिद शख्सियत है जिसको अल्लाह ने अपने हाथ से रास्ता किया। मतलब उसके बावजूद अगर इंसान अपना अल्लाह ताला के साथ उस ताल्लुक़ को महसूस ना करे तो फिर ये उसकी नालायकी है। उसको उस ताल्लुक़ को महसूस करना चाहिए और फिर ये सोचना चाहिए कि मैं कमज़ोर हो सकता हूँ लेकिन मुझे बनाने वाला नहीं, मेरा और इस दुनिया को बनाने वाला है, उसके इख्तियार से यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके इख्तियार में नहीं जो है, उसके इख्तियार में तो नहीं वो सब कुछ कर सकता सब है। कुछ कर सकता तो अगर मैं तो ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला है कि जब कुछ अच्छा होता है ना, या कुछ अच्छा चाहिए होता है, तो हम सिर्फ हमें ये ख्याल होता है कि मुझे मिल जाए सब कुछ। जी तो जी जी। जब जहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो या जहाँ हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए तो हम फिर कहते हैं वाई मी, कि मेरे साथ क्यों हो गया ये। बिल्कुल ऐसा ही है, यू आर राइट। मुझे यहाँ पे एक बात, वो अकबर इलाहाबादी का एक खूबसूरत शेर याद आया मुझे यहाँ पे, कि बढ़े ना इश्क में कोई अपनी हदूद से ज़्यादा, जो ज़र्रा जिस जगह पर है वहीं महताब है। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं ज़र्रा होने की हैसियत से मेरे अंदर जो महताब है, मुझे यहीं पे रहते हुए उस महताब को आइडेंटिफाई करना है। एक्चुअल हम क्या करते हैं कि हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। हाँ। ये जो कंपैरिजन है ये भी हमें मायूसी की तरफ लेके जाता है। तो मैं मोटिवेशनल लेक्चर्स में बताता हूँ कि कंपैरिजन में ना जाएं। आपका कंपैरिजन अगर है तो सिर्फ आपके प्रीवियस के साथ है, कि आप कल क्या थे, आज आपने अपने आप को, और आगे क्या आपने, और आगे आप क्या। अच्छा, हम क्या, मुझे लगता है कि इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे रीजंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स शामिल हैं। मतलब हम बच्चे, जब छोटे बच्चे जब स्कूल जाना शुरू होते हैं तो हम उन्हें वहाँ पर कहना शुरू करते हैं कि तुम्हें फ़लाँ कज़न से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, तुम्हें क्लास में इससे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। वो बच्चा अपने फ्यूचर को छोड़ के, अपनी पढ़ाई को छोड़ के, अपनी जीत पे फोकस करने को छोड़ के वो दूसरे को हराने की सोच से आगे बढ़ता है। बिल्कुल। और जब आप किसी को हराने की सोच से या फिर किसी का बुरा करने की सोच से आगे बढ़ते हैं तो आपका अच्छा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा आप अपने जीतने पर तवज्जो दें, आप खेलें अपने आप को जिताने के लिए, दूसरे की हार को मद्देनजर रखते हुए नहीं। बिल्कुल ऐसा है, तो आप कभी भी नहीं हारते। मुझे ज़रा चूँकि शायरी में भी गुफ्तगू करने का मेरा मिजाज है, तो वो क्या किसी ने खूबसूरत शेर लिखे हैं कि हर दिन है मोहब्बत का, हर रात मोहब्बत की, हम अहले मोहब्बत में हर बात मोहब्बत की, हम दर्द के मारों का बस इतना सा हवाला है, तन्हाई है घर अपना और ज़ात मोहब्बत की। और आखिर जो शेर इसमें मैं सुनाने के लिए ये मुझे गज़ल सुनानी पड़ी कि हर रंग में होती है ईमान बहर सूरत, क्या जीत मोहब्बत की, क्या मात मोहब्बत की। तो हम ये जो जीत और हार के चक्करों में पड़ते हैं ना, हमने अब अगर हम मोटिवेशन की दुनिया में जाएं तो हमें आज तक जीत के फार्मूले का पता ही नहीं चला। हम समझ नहीं पाए कि एक फार्मूला दुनिया में ऐसा भी है, मोटिवेशन की दुनिया में, कि जिसको जीत कहते हैं, कि अकेला बंदा जब जीतता है तो उसकी जीत नहीं होती। जीत उस वक्त होती है जब दूसरों को जिता के जीतता है। तो हमें जब कलेक्टिव हम सोच रखते हैं तो फिर हमें समझ आती है कि हम इंडिविजुअल की जीत कोई जीत नहीं है। मेरा एक दोस्त था, वो मुझे एक दिन उसने बड़ी बात की, उसने कहा जी राना साहब खुशहाल कौन है? तो खुशहाली की डेफिनेशन जो भी थी मैंने की। उसने कहा मेरी नज़र में खुशहाल वो है जिसके बहन भाई भी खुशहाल हैं, हाँ। जिसके जीज़ो कारब भी खुशहाल हैं। अगर आप एक महल बना के बैठे हुए हैं, अगर आप कोई बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपका सगा भाई, आपका करीबी रिश्तेदार वो कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो फिर आप समझ लें कि अभी आपकी जीत अधूरी है। बिल्कुल। तो हमें ज़रा कलेक्टिव सोच में जाना चाहिए। ये बच्चों के हवाले से भी, ये मार्क्स की आपने बात की, मार्क्स की दौड़ में हमने शख्सियात को तबाह कर दिया। हमने बचपन में पैदा होते ही उसको फैसला सुना दिया कि तुम्हें बड़े होकर डॉक्टर बनना है। वो जब नहीं बनता तो वो कुछ भी नहीं रह जाता, मतलब ऑफ कोर्स वो कुछ भी नहीं रहता। जो उसकी असल जो उसकी एबिलिटीज़ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। हम इन पे मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।